वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम टेंथ स्टैंडर्ड की जो चैप्टर 5 है लाइफ प्रोसेसेस उसमें रेस्पिरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट की है, अभी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है वो तो आप अपने स्कूल में करेंगे ही। तो हम आगे बढ़ते हैं। We have discussed nutrition in organisms in the last section. The food materials taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathway that do not इन्वॉल्व ऑक्सीजन। सो क्या बोल रहे हैं कि अभी हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, तो न्यूट्रिशन से जो खाना हम लेते हैं उसे क्यों यूज़ करता है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है, उसे स्टोर करके रखता है हम खाने को, और जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उससे एनर्जी के रूप में यूज़ कर लेते हैं। तो जो वेरियस प्रोसेस होते हैं उसके लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिशन से मिलते हैं, खाने से मिलता है। तो जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, जो ये एनर्जी को, जैसे मैंने बोला ना, अभी यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे? खाने को ब्रेक डाउन करके, न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं तब खाना जब लेते हैं तब उसको ब्रेक डाउन करके ही हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए। खाना मीन्स ग्लूकोज होता है मेजरली हमारे शरीर में, हमने पढ़ा है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखते हैं खाना। तो इस ग्लूकोज को और ग्लाइकोजन को ब्रेक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। उसके बाद उसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रूप में रिलीज़ करता है। ठीक है। तो लेकिन सम ऑर्गेनिज्म यूजेस अदर पाथवे, they do not use or they do not involve oxygen. In all cases, the first step is the breakdown of glucose, a 6-carbon molecule, into a 3-carbon molecule called pyruvate. This process takes place in the cytoplasm. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. तो बोल रहे हैं कि चाहे वो ऑक्सीजन यूज़ करे चाहे वो ऑक्सीजन ना यूज़ करे, पहला क्या करना है? हम अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हमें ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जो खाना है उससे हमें एनर्जी कैसे मिलता है, खाने को कैसे यूटिलाइज करते हैं अलग अलग लाइफ प्रोसेस करने के लिए, हमारे सेल्स में कैसे वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? पहले ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना चाहिए। तो ग्लूकोज 6-कार्बन कॉम्पाउंड है, उसको 3-कार्बन कॉम्पाउंड में ब्रेक डाउन करते हैं। उस 3-कार्बन कॉम्पाउंड को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पायरुवेट। तो पहले ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना है। तो ये प्रोसेस जो हो रही है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। पहले 6-कार्बन कॉम्पाउंड जो है ग्लूकोज जो है उसको हम 3-कार्बन कॉम्पाउंड पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं इन द साइटोप्लाज्म। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद पायरुवेट को हम एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. Since this process takes place in the absence of air, it is called anaerobic respiration. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. Okay, this process breaks up the 3-carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide. तो बोल रहे हैं कि अभी पहला हमने जो बताया है ना, जो 6-कार्बन मोलिक्यूल है उसको हम 3-कार्बन मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है। उस प्रोसेस को हम एनेरोबिक रेस्पिरेशन करके बोलते हैं। एनेरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं यूज़ करता उसको हम क्या बोल रहे हैं? एनेरोबिक रेस्पिरेशन। एंड वो साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन जहाँ हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, उसमें भी सेम प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस क्या है? 6-कार्बन कॉम्पाउंड को 3-कार्बन कॉम्पाउंड में बदल देता है, जो कि पायरुवेट नाम पे जाना जाता है। तो पायरुवेट है, ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। वो जब साइटोप्लाज्म में होता है तब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं यूज़ करता है, उसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलता है। लेकिन वो जो प्रोसेस जब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तब ऑक्सीजन यूज़ करता है, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं।
उसमें क्या होता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन जो कार्बन हमने ग्लूकोज को जो पायरुवेट बनाया ना, उस पायरुवेट को फिर कार्बन डाइऑक्साइड में फिर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अनेरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, पायरुवेट को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और हमने अभी देखा है ना कि एथेनॉल में कन्वर्ट करता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है पायरुवेट को। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। उसमें क्या होता था, उसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता था अनेरोबिक रेस्पिरेशन में। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Since this process takes place in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. अभी मैंने बोला कि जो ये प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन यूज करता है तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। The release of energy in this aerobic process is a lot greater than in the anaerobic process. Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, and which is also a 3-carbon molecule. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity cause cramps. तो अभी हमने दो तरह की रेस्पिरेशन देखा है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एक बार फिर से मैं बोलूँगी आपकी नॉलेज के लिए, जल्दी से बोल देती हूँ कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, जो कि 3-कार्बन कॉम्पाउंड है। जो पायरुवेट है उसको फिर क्या करता है, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतना है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और क्या होता है, उसमें भी 3-कार्बन कॉम्पाउंड पायरुवेट में ही कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को। लेकिन उसके बाद पायरुवेट को कौन कौन से इसमें कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट होता है फिर। लेकिन ये जो प्रोसेस हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। लेकिन जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये दो तरह की हो गई। एक और पाथवे है जिसमें हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, या फिर जब हमें ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल में होता है, स्पेशली मसल में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तब हम क्या करते हैं, जो ये पायरुवेट, पहले हमने ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, ये पायरुवेट को फिर क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। पायरुवेट को क्या करता है, पहले पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट किया एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं मसल्स में जो पायरुवेट्स को। क्यों, ताकि वो भी एक 3-कार्बन मोलिक्यूल है लैक्टिक एसिड, ताकि ये क्यों कन्वर्ट करता है, ताकि ये जो मसल में जो होता है ना, एक क्राम्स क्रिएट कर सके। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये लैक्टिक एसिड होता है, तो वो मसल में लैक्टिक एसिड जाके जम जाता है और क्रैम्स होता है। तो क्रैम्स होने के बाद जो क्या एक्टिविटी हम करते हैं ना, वो हमने थोड़ी देर के लिए वो क्या करते हैं, वो रोक देते हैं। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती हो तो हम थोड़ी देर के लिए अपना एक्टिविटी कम रखते हैं, तो फिर ठीक हो जाता है, फिर से ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है, फिर जाके हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर 5.8 आपको क्या बोल रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। हमने 3 पाथवे अभी देखा जिसमें ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो पहले एनारोबिक में क्या देखा, देखते हैं पहले क्या देखते हैं, इसमें क्या बोला है, ग्लूकोज है जो 6-कार्बन मोलिक्यूल है, वो इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, जो कि 3-कार्बन मोलिक्यूल है, उसके साथ एनर्जी भी रिलीज करता है। और फिर ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। तो देखिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ये तो एब्सेंस में होता है। ठीक है, ये तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होती है, वो हमने बोला अभी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। देखिए, पहले एक बार फिर से बोल देती हूँ। पहले जो है ग्लूकोज है, जो कि 6-कार्बन मोलिक्यूल है, वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। हर प्रोसेस में यही होता है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म में होता है ना, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ नहीं करता है। जो पायरुवेट बनने के बाद वो क्या करता है, जो ईस्ट में, जैसे कि ईस्ट जैसे एनिमल्स होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें ये पायरुवेट को एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि एथेनॉल जो है 2-कार्बन मॉलिक्यूल है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि
ये जो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसमें क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करता है, वो पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये दो पाथवे हो गया। अब तीसरा पाथवे क्या है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है इन आवर मसल सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट को, जो कि लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन कॉम्पाउंड ही है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. तो जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहे हैं, तब क्या होता है, जब एनर्जी रिलीज हो जाएंगे ना, एनर्जी रिलीज हो जाएंगी तो उस एनर्जी को इमीडिएटली एटीपी में कन्वर्ट करता है, एटीपी में सिंथेसाइज करके रखता है। वही बोल रहे इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल, इस एनर्जी को यूज़ करता है एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड एटीपी। वो क्या होता है, फर्दर जो एक्टिविटीज़ हो रहा है ना हमारी सेल्स में, उसके लिए यूज़ करता है। तो एटीपी के फॉर्म में यूज़ करता है एनर्जी को, एटीपी बना के रख देते हैं। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स। जो बोल रहे हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जब हो रहा है ना, तब उसमें ये एटीपी यूज़ करता है, बस दैट्स इट। तो एटीपी के बारे में जो बोल रहे हैं वो एक बॉक्स में मोर टू नो करके लिखा है, मैं जस्ट वो पढ़ती हूँ। ATP is the energy currency for most cellular processes. The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. जैसे कि ATP कैसे बनते हैं वो बोल रहे हैं। ATP is the energy currency for most cellular processes. तो जो एनर्जी रिलीज होता है ना सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम, उसमें से जो एनर्जी को है वो सिंथेसाइज करते हैं एटीपी को, वो एनर्जी से। तो कैसे बनता है एडीपी, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसको एक और फॉस्फेट में यूज़ कर एक जोड़ के उसको एडीपी प्लस फॉस्फेट पी गिव्स टू एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वो एक बोल रहे हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहे जब सेल में, तो इस एटीपी को यूज़ करते हैं। when the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kg per mole is released. तो उतना एनर्जी रिलीज होता है जब जो टर्मिनल लिंकेज जो एटीपी में होता है वो ब्रोकन हो जाता है तब। थिंक ऑफ हाउ ए बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूसेस। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल्स फॉर द contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses and many other activities. जो बोल रहे इतना बोल रहे कि जो एनर्जी है उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है। फिर एटीपी क्यों यूज़ करता है, ये सारे जो प्रोसेस होती है उसमें यूज़ करता है। वो एक एनर्जी सोर्स है, जैसे कि बैटरी होता है ना जो हम डिफरेंट काम के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही एटीपी एक एनर्जी सोर्सेज है। वो हम फिर किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस, ये सारे कामों में यूज़ करते हैं। Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchange gases through stomata, and the large intercellular space ensure that all cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. They can go into cells or away from them and out into the air. तो बोल रहे हैं कि जो हमने अभी बोला है कि 3 पाथवे हमने पढ़ा है जहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उसमें हमने एक एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे एनिमल्स जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है उनमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं वो ठीक से हो जाए। तो जैसे कि प्लांट्स में हम देख रहे हैं तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो उसमें से गैस अंदर आता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है उसमें से, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। At night, when there is no photosynthesis occurring, carbon dioxide elimination is the major exchange activity going on. During the day, carbon dioxide is generated during
respiration is used up for photosynthesis, hence there is no carbon dioxide release. Instead oxygen releases is the major event at this time. तो प्लांट में क्या होता है हमें पता है, अगर प्लांट में रेस्पिरेशन देखा जाए तो प्लांट क्या करता है, नॉर्मली जो सुबह होती है डे टाइम में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, वो इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो नाइट में होती है तब फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती है, तब क्या होता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जो यूज़ किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कुछ अगर बाकी की है जो उसको रिलीज करते हैं, ठीक है, नाइट में। तो जो ये एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, ये सब जो ज़रूरत की तरह से वो जो जैसे उनको ज़रूरत है उतनी अमाउंट में वो ऑक्सीजन लेते हैं। अगर डिफ्यूजन की बात करें प्लांट में तो वो एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, या फिर उल्टा कर देते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में वो उल्टा कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऐसे, ठीक है। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर हमें देखा जाए तो प्लांट्स की बात तो हो गई, ओके, स्टोमाटा के थ्रू गैस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होता है ना उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है ऑक्सीजन की इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल के लिए। एक्चुअली हमारे जो ह्यूमन या फिर जो मेजर एनिमल्स होता है ना वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन लेती है, फिर जिसमें वो वेस्ट प्रोड्यूस्ड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको रिलीज़ करता है। तो कैसे, उसके लिए हमारे पास ऑर्गन होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए मेनली वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं फ्रॉम द एटमोसफियर, बट इन एक्वाटिक एनिमल्स, अगर एक्वाटिक एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनको देखा जाए तो वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, जो पानी में डिसॉल्व्ड है उसको यूज़ करते हैं, एटमोसफियर से नहीं। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism. Fishes take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood. तो क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो फिशेस होती है वो कैसे कहते हैं, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है जो पानी में जो डिसॉल्व होता है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, इसीलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स होता है ना उनकी जो रेस्पिरेशन की जो स्पीड होती है, जो ब्रीथिंग की जो रेट होती है वो हमारी कंपैरिजन में वो फास्टर है, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। तो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होता है, तो इसलिए उनकी जो रेट ऑफ जो ब्रीथिंग होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अभी हमें देखा कि फिशेस में अगर हम बात की जाए तो वो माउथ से जो ऑक्सीजन लेते हैं एंड देन उसको गिल्स, उनकी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फिशेस की वो गिल्स होती है उनमें दे देते हैं, सो उस और गिल्स में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ब्लड, फिश की ब्लड ले लेते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करता है। दिस ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। तो बोल रहे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल जब फिश और एक्वाटिक एनिमल का हो गया, जब जैसे हमने बता दिया वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं और फिर फिश हो तो वो गिल्स को दे देते हैं, उसमें से गिल्स में ब्लड ले लेते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होती है जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन उनको जो ले रहे होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू होते हैं। जो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि जो ऑक्सीजन की इनटेक हो ज़्यादा हो। तो जो बोल रहे हैं since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface is very fine and delicate. In order to protect the surface, it is usually placed within the body, so they have to be passage
that will take air to this area. In addition, there is mechanism of moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. In human beings, the air is taken into the body through the nostrils. तो ह्यूमन बीइंग के बारे में हम बाकी पढ़ेंगे अभी। तो फिलहाल इतना बोल रहे हैं कि जो एयर हो जो होता है ना, जो सरफेस होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, जो बॉडी के अंदर होता है जो ऑर्गेन्स। तो ये जो वहाँ पे एक पैसेज होता है, उस पैसेज के थ्रू जो एयर होता है इस एरिया में आ जाती है, इस ऑर्गेन में आ जाती है। तो एक और मैकेनिज्म भी होता है एयर को अंदर लेने के लिए और बाहर लेने के लिए, वैसा बोल रहे हैं। तो ह्यूमन में कैसा होता है ये हम देखेंगे अभी। थोड़ा सा बताने के लिए है ह्यूमन की, तो हम देखेंगे भी। उसके पहले यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्टिविटी 5.6 क्या बोल रहे हैं। ऑब्जर्व फिश इन एन aquarium. They open and close their mouths and the gill slits or the operculum which covers the gill slits behind their eyes also open and close. Are the timing of the open and closing of the mouth and the gill slits coordinate in some manner? Count the number of time the fish open and close its mouth in a minute compared to the number of time you breathe in and out in a मिनट। तो वो जो एक एक्टिविटी बोले, इसका ये मतलब है कि जब ये फिश होता है, जब वो माउथ ओपन करता है उसके थ्रू पानी अंदर जाता है, तो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, वो गिल्स या ऑपरकुलम में पहुंच जाता है, तो वहाँ से वो उसका इनटेक करता है। तो दोनों एक कोऑर्डिनेशन में खोलता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो 1 मिनट में ब्रीथ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा रेट में उसकी काउंट, जो फिश में उसकी काउंट होता है ना, जो ओपन एंड क्लोज का, वो ज़्यादा होता है। वो हमने अभी देख लिया। अभी यहाँ मोर टू नो में क्या बोल रहे देखते हैं। यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ cigarettes, बीडीज, हुक्का, गटका, etc. is harmful. Use of tobacco most commonly affects the tongue, lungs, heart, and liver. Smokeless tobacco is also a major risk factor for heart attacks, strokes, pulmonary diseases, and several forms of cancers. There is a high incidence of oral cancer in India due to the chewing of tobacco in form of gutka. Stay healthy, just no to tobacco and its products. Okay friends, so हम आज का क्लास यही वाइंड अप करते हैं, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है।